हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, देखिए भाई, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। साथ ही जो भी लोग नए जुड़ते हो दोस्तों, सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और देखिए, जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए है, जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर के या जो भी आज तक मैंने जो भी पढ़ाया है, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आपको जो भी मैं इस समय पे भी पढ़ा रहा हूँ, इसके भी सारे पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगे और भी कुछ मिलता रहता है। चलिए दोस्तों, तो पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इंडुलुजेंस लिखा हुआ है। इंडल्जेंस लिखा हुआ है। इंडल्जेंस, इसका मतलब होता है कि कह सकते हैं आनंद उपभोग होता है, मजा होता है, या कह सकते हैं इच्छा पूर्ति में संलिप्त होता है। ठीक है, ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे एक सॉरी दोस्तों, देखिए तबीयत तो खैर अभी नहीं सही है उतनी अच्छे से। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, फिर यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया कि मजा वगैरह होता है। फिर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब जो है कह सकते हैं कि बिल्कुल सही। ठीक है, और फिर लेनिनियंसी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है उदारता। क्या होता है? उदारता। और डेलीजेंस, डेलीजेंस मतलब मेहनती भी होता है, या कह सकते हैं कि लगन होता है। और जो लास्ट में दे रखा है अटेंटिवनेस, अटेंटिवनेस का मतलब होता है सावधानी। क्या होता है? सावधानी। तो यहाँ पे हमको सिनोनियम बताना था, तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो इसका जो सिनोनियम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा कि इसका मतलब एक तरीके से देखा जाए इच्छा पूर्ति और ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इच्छा पूर्ति में संलिप्त या आनंद, आनंद उपभोग या मजा। तो फिर जो लेनिनियंसी लिखा हो, इसका मतलब उदारता होता है। तो ये भी एक तरीके से क्या हो सकता है? आनंद उपभोग, या कह सकते हैं उदारता, एक तरीके से किसी की तरफ झुकाव बहुत लगन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए जो सही इसका मीनिंग बन जाएगा वो ये बन जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़िए। फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बाय द सेम टोकन। क्या हो जाएगा? बाय द सेम टोकन, इसका मतलब क्या होता है? इन द सेम वे या फॉर द सेम रीजन, यानी कि आप सेम रास्ते पर हैं या किसी सेम रीजन से। ठीक है, बाय द सेम टोकन, तब क्या हो जाता है तो आपको क्या होता है कि सेम रीजन होगा या सेम वे होगा, तो वही ढूंढते हैं। यूज द सेम पासवर्ड, पासवर्ड से कोई मतलब नहीं है। यूज द सेम टिकट, टिकट से भी कोई मतलब नहीं। इन द सेम वे, सेम वे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर आगे तीसरे नंबर पे क्वेश्चन जो दे रखा है देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक चलिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, टुडे बैंकिंग इन अ सेमलेस वर्ड अ डिस्टिंक्ट रियलिटी। ठीक है, तो यहां पे चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। टुडे बैंकिंग इज इन अ सेमलेस वर्ड आर डिस्टिंक्ट, नहीं, वर्ड तो सिंपल होना चाहिए, तो एक सिंगुलर फॉर्म होती है, तो सिंगुलर फॉर्म के लिए तो इज आएगा। इस देखिए चौथे नंबर पे दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टुडे बैंकिंग इन अ सेमलेस वर्ड इज अ डिस्टिंक्ट रियलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड के लिए आया है, तो वर्ड क्या है? वर्ड तो वैसे तो दुनिया है, लेकिन वर्ड तो है तो एक ही, तो उसको काउंट करते हैं आपको सिंगुलर फॉर्म में। कभी भी आपका वो प्लूरल फॉर्म में नहीं आता। प्लूरल फॉर्म होता तो यहाँ पे आर आ जाता, लेकिन सिंगुलर फॉर्म था तो इसीलिए इसको इज में इज लेके आए हैं इसकी जगह पे। चलिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन दिस सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। चलिए 4 नंबर में देखते हैं, हैव यू डिसाइडेड व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रोन अप। देखिए, हैव यू डिसाइडेड व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रोन अप। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि ये सेंटेंस किस चीज में बना हुआ है? ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फ्यूचर में है? तो दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट में टेंस है। और जब सिंपल प्रेजेंट में टेंस होता है, तो आप लोग ये बताइए कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे होगी यूज? यहाँ पे ग्रोन लिखा है, यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ ग्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रो। ठीक है, सिर्फ ग्रो हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
5 नंबर की तरफ। 5 नंबर क्या दे रखा है? 5 नंबर में दे रखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए देखिए, एंटोनियम है, एंटोनियम का मतलब आपको पता ही है कि विलोम होता है। चलिए देखिए, तो वर्ड क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एस एल बाय स्ली। स्ली का मतलब होता है जो धूर्त होता है, बहुत बदतमीज एक तरीके से कह सकते हैं कि जिससे आप परेशान हो जाएं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धूर्त। क्या होता है? धूर्त। ठीक है। फिर थिक, थिक मतलब तो आपको पता ही है कि मोटा होता है। स्लो, स्लो मतलब धीमा होता है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। स्टिफ, स्टिफ मतलब होता है अकड़न। क्या होता है? अकड़न। ठीक। तो देखिए, जब धूर्त होगा, जो बदतमीज होगा, बहुत ज्यादा बेईमान तरीके का लोग होगा, तो उसका जो आपको एंटोनियम मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? वो हो जाएगा ईमानदार। क्या हो जाएगा? ईमानदार। तो यहां पे आपके लिए ईमानदार बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर की तरफ चलते हैं। 6 नंबर में क्या? आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। चलिए देखते हैं किसमें है। सेल्डम हैज डिस्कवरीज ऑफ द वर्ड्स ग्रेटेस्ट डिस्कवर्स लाइक कॉपरनियस और गैलीलियो बीन फॉरगेटन। अच्छा भाई, चलिए देखिए इसमें कहाँ पे एरर मिल जाएगा। अच्छा भाई देखिए, सेल्डम हैज द डिस्कवरीज ऑफ द वर्ड ग्रेटेस्ट डिस्कवर्स लाइक कॉपरनिकस और गैलीलियो बीन फॉरगेटन। अच्छा दोस्तों, एक चीज आप ये देखिए कि ये जो सेंटेंस है, ये आपको ये वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये डिस्कवरीज जो लिखा हुआ है, तो खोजे, तो जो डिस्कवरीज हैं वो प्लूरल है कि सिंगुलर है? तो प्लूरल शब्द है, तो प्लूरल के लिए यहाँ पे क्या आता है? प्लूरल आएगा। क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। ठीक है, हैव आ जाएगा। तो देखिए, ये सेल्डम हैज डिस्कवरीज वाला जो ऑप्शन है यही गलत होगा। तो लाइक कॉपरनिकस एंड गैलीलियो नहीं, और द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डिस्कवरी डिस्कवर्स नहीं, बीन फॉरगेटन नहीं, सेल्डम हैज, ये देखिए चौथे ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है ऑब्वियस, क्वीर, हेजिटेट और डीलर। चलिए देखिए, ऑब्वियस O B फिर VIOUS बिल्कुल सही लिखा है। क्वीर QUER क्वीर भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर जो हेजिटेट लिखा हुआ है, इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। बाकी डीलर DALER बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हेजिटेट की स्पेलिंग होती है SEHESITATE। यहाँ पे TE लिखा है, यही गलत है। तो HESITATE होना चाहिए था, तो यही इनकरेक्टली स्पेल हो जाएगा। चलिए 3 नंबर पेज फिर देखिए, फिर से है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, ठीक। चलिए, अथॉरिटी लिखा है, कंडीशन लिखा है, मिडिल लिखा है, मिडिल, और फिर इडिएबल लिखा हुआ है। ठीक है, देखो अथॉरिटी की स्पेलिंग ओ से तो नहीं स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है? ए से स्टार्ट होती है। क्या स्पेलिंग होती है? AUTHORITY, अथॉरिटी। तो अथॉरिटी की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है, ना कि ओ से। बाकी कंडीशन बिल्कुल सही लिखा है, मिडिल भी बिल्कुल सही लिखा है, इडिबल भी बिल्कुल सही लिखा है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिर क्या लिखा हुआ है? द फॉर अ वैक्सीन कुड टेक अप टू अ ईयर। अच्छा, ये देखिए, कोरोना में जो वैक्सीन थी, क्या की जा रही थी? खोज की जा रही थी ना उसकी। एक तरीके से कह सकते हैं कि खोज की जा रही थी। तो चेस पीछा करना नहीं, परसूट भी नहीं हो सकता। ट्रैक, ट्रैक देखिए, ट्रैक का मतलब होता है पीछा करना, लेकिन जब हमें उसका ट्रैक का मतलब पीछा करना तब होता है जब हम उस वस्तु की जानकारी हमको होती है। ठीक है, जैसे हमें ये पता है कि ये वस्तु ये वहां है, और जब वो आ रही है तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, मतलब उसके बारे में पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। लेकिन सर्च होता है बिल्कुल नए तरीके से खोज करना। तो द सर्च फॉर अ वैक्सीन कुड टेक अप टू अ ईयर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पे सर्च बिल्कुल सही होगा। चलिए 10 नंबर देखिए। Select the most appropriate option to substitute the underline segment in the given sentence. If there is no need to substitute in, select no substitution required. I can't live at a place which is far from the sea. मैं ऐसी जगह पे नहीं रह सकता
जहां से जो समुद्र है वो दूर हो, ठीक है, यहां का मतलब ये है। तो इसमें तो कोई गलती मुझे तो नहीं दिख रही है कि आई कांट लिव एट प्लेस, मैं ऐसे प्लेस पे नहीं रह सकता, विच इज फॉर फ्रॉम द सी, जो कि समुद्र से दूर हो। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर 11 नंबर देखिए, फिर सिनोनियम दिया है, ठीक है, सिनोनियम दिया, देखें यहाँ पे प्रोटेस्ट दिया हुआ है। प्रोटेस्ट क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रोटेस्ट जो होता है, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके का विरोध करना होता है, ठीक है। यहाँ पे सिनोनियम चाहिए हमको है, ठीक है। तो जो प्रोटेस्ट होता है इसका मतलब होता है कि हम लोग किसी के, जिसके बारे में हम लोग मतलब एग्री नहीं है, और हम लोग उस चीज को कहते हैं कि ये गलत है, हम लोगों को क्या है कि उसको मनवाना है, ठीक है, हम उसको अप्रूव नहीं करना चाहते हैं, उसके एग्री होने के लिए अप्रूव नहीं है करना चाहते हैं, तो क्या है, हम उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे? विरोध करेंगे। लेकिन विरोध कई तरीके का होता है, एक होता है शांतिपूर्ण, जो बैठ के या किसी तरीके से, तो वो होता है प्रोटेस्ट। जब आप किसी तरीके से हुड़दंग करते हैं तो वो प्रोटेस्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर वो क्या हो जाता है? वो मॉब हो जाता है, एक तरीके की भीड़ हो जाती है, उग्र, जो कह सकते हैं कि वो जिसमें मार तोड़ भीड़ भाड़ ये करती है, तो वो भीड़ हो जाएगी, तो वो यहां पे नहीं हो सकता। देखो सपोर्ट है, सपोर्ट यहां पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो सपोर्ट होता है वो यहां पे नहीं हो सकता, क्योंकि सपोर्ट मतलब होता है सहायता करना, तो हम लोग तो विरोध कर रहे हैं, सहायता कैसे हो सकता है? फिर असिस्ट, असिस्ट मतलब क्या होता है? ये भी एक तरीके की सहायता करना होता है, ठीक है, ये भी सहायता करना होता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य होता है, ठीक है। और फेवर, फेवर का मतलब होता है कृपा दृष्टि बनाना या कृपा दृष्टि। तो देखो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो एग्जैक्टली तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, चारों मीनिंग में। लेकिन जब देखेंगे प्रोटेस्ट, तो क्या होता है कि हमारे पास एक उद्देश्य होता है, उसके लिए ही तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, कि उसको काम, वो काम को करवाना है, वो उद्देश्य को पूरा कराना है। तो यहाँ पे जो उसका जो सिनोनियम बन जाएगा, वो आपके लिए ऑब्जेक्ट ही सबसे सुटेबल बनेगा, तो वही मैच करेगा। चलिए फिर यहाँ पे 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 12 नंबर में लिखा हुआ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड, वन हु इंटरफेयर्स इन, अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, अच्छा, वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन। अच्छा, इनका कहना यह है कि जो अपने उद्देश्य के लिए, अपने रीजन के लिए किसी दूसरे के मामले में इंटरफेयर करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको इंटरलोपर कहते हैं। यानी कि सिंपल बात जो है, फटे में टांग अड़ाने वाला लोग जो होगा वो क्या होगा? यही हो जाएगा। तो किसी दूसरे के रीजन में, मतलब अपना रीजन नहीं, अपना कोई मतलब भी नहीं, लेकिन फिर भी हम दूसरे के मतलब मैटर में टांग अड़ा रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? ये इंटरलोपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरलोपर हो जाएगा। देखिए मैंने लगाया कहाँ पे है, क्या हो जाएगा? इंटरलोपर, ठीक है। इंटरलोपर का भी मतलब यही होता है कि अपना काम नहीं है, अपना उद्देश्य नहीं है, फिर भी हम जो है उसमें घुस रहे हैं, ये हो जाता है कि फटे में टांग अड़ाना। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि फटे में टांग अड़ाना, ठीक है। चलिए फिर क्या हो जाएगा? फिर दिया है यहाँ पे, फिर एंटोनियम देखिए, तीसरा एंटोनियम आया, सिनोनियम अभी तक एक ही आया है। और आप देख रहे हैं वोकैब से आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो आप वोकैब को अच्छा खासा तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए वोकैब आपको 7 से 10 नंबर तक दिला सकती है। तो देखिए यहाँ पे पहले दिया क्या है? नैरो, नैरो मतलब होता है संकीर्ण। क्या होता है? संकीर्ण। एक तो ये पता नहीं मेरा पेन क्या हो गया है, ये इस पे चल ही नहीं रहा है आज। और देखिए वाइड, वाइड मतलब तो होता है चौड़ा। क्या होता है? चौड़ा, ठीक है। एक तो पता क्या है, ये जो जिस बोर्ड पे मैं पढ़ाता हूँ, इस पे जिस पेन से मैं लिखता हूँ, अभी कुछ दिन से ये पेन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ख़राब हो रखा है, और मुझे जो है इसको सही कराना पड़ेगा। क्या होता है? चौड़ा होता है, ठीक है। फिर मतलब होता है अटल। अडिग, जो हिले ना, अटल, ठीक है। टाइट, टाइट मतलब तो आपको पता ही है कि क्या होता है? मजबूती से, ठीक है, मजबूती। और सॉलिड, सॉलिड मतलब क्या होता है? कठोर। तो अब आपको क्या चाहिए था? एंटोनियम चाहिए था। तो यानी कि संकीर्ण, पतला, बहुत ऐसा जिसमें घुसना मुश्किल हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? चौड़ा, जहां आसानी से घुसा जा सके।
चलिए 14 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो देखो अब फिर ईडियम आ गया। देखिए अभी तक तो आपने देखा होगा कि आपको वोकैब सेक्शन बहुत अच्छे खासे तरीके से मिल रहा है। तो देखिए वोकैब सेक्शन आप जितना तैयार कर लीजिए, इसीलिए मैंने वोकैब का अपना एक वीडियो भी लेके आता था, बट आप लोगों ने उसको देखना बंद कर दिया था, तो इसलिए फिर मुझे मजबूरन जो है उसको हटाना पड़ा, क्योंकि फिर मुझे मजबूरी थी कि वो वहाँ से हटाएं। टू गेट ऑन द नर्व्स, अच्छा इसका मतलब होता है बहुत परेशान हो जाना, ठीक है। टू गेट ऑन द नर्व्स इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है। एनॉय हो जाना, बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट टाइप का हो जाना, जिसमें मतलब खिसिया जाना, इस तरीके से सीधे समझिए आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए टू सूथ नहीं, टू हैव अ इलनेस नहीं, टू हैव अ गिव मेडिसिन नहीं, टू इरिटेट, हाँ इरिटेट देखिए दिया है तो फिर इरिटेट लगा दीजिए, क्योंकि टू गेट ऑन द नर्व्स मतलब अपना आपा खो देना, ठीक है। इसका मीनिंग ये बनता है तो अपना आपा खो देना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, अच्छा रिस्टोर समवन यानी कि किसी को वापस लाना, क्या हो जाएगा, टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिसनमेंट एडिशन और इलनेस, अच्छा किसी को मतलब एक बीमारी से या ऐसे कहीं से वापस लाना, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई नशेड़ी है जिसको अब वो नशे से मुक्ति चाह रहा है कि नशा ही नहीं छूट रहा, तो उसको क्या करते हैं रिहैबिएट सेंटर जो होते हैं, रिहैबिएट, ठीक है, उसी में तो भेजते हैं। तो रिफर्बिश लिखा है नहीं होगा, रिनोवेट लिखा है, रिनोवेट तो मतलब नया करना होता है, रीइंस्टेट तो ये भी नहीं होगा, रिहैबिलिटेट तो इसका मतलब होता है कि जब कोई बीमार बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको फिर से वापस लाना, कोई मतलब किसी ने ऐसी तरीके की कोई गलतियां करती हैं जिसकी वजह से वो जेल चला गया कुछ इस तरीके से, तो वो भी उसको भी वापस लाना, या कोई अपने मतलब बीमारी से है या कोई नशे वशे से है, तो इस तरीके से जब उसको वापस लाते हैं तो रिहैबिएट बोलते हैं, ठीक है। वहाँ जो सेंटर में भेजा जाता है ना, इसीलिए कि नशा मुक्ति केंद्र में भेजा गया। चलिए फिर क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। चलिए आई होप योर पेरेंट्स सून, क्या हो जाएगा, आर रिकवरिंग। जब आई होप मुझे आशा है योर पेरेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर रिकवरिंग सून नहीं, कोई मतलब नहीं, रिकवर हो सकता है, शुड रिकवर सून इसका भी कोई मतलब नहीं, आर मैंने यहीं पे मना कर दिया था तो यहाँ पे भी मना हो जाएगा, यहाँ पे शुड तो हो ही नहीं सकता था। क्या, आई होप योर पेरेंट्स रिकवर सून, आशा करता हूं कि आपके पेरेंट्स जो हैं जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. अच्छा चलिए ठीक है, देखिए भाई लिखा हुआ है there are many words in the veranda today, कि यहाँ बरामदा में आज जो है वहां पे बहुत से वर्ड्स हैं। हेमा प्लीज फीड दोज क्यों होगा, फीड देम, वहां पे देयर आर मेनी वर्ड्स इन दी बरामदा टुडे, आज बरामदा में बहुत से वर्ड्स हैं, चिड़ियां हैं, तो हेमा प्लीज उनको खाना खिला दो, तो क्या हो जाएगा, फीड देम, ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 18 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अच्छा भाई चलिए देखिए ग्रामेटिकल एरर क्या हो जाएगा, लिखा वी डू होप यू आर इंजॉइंग दिस ऑनलाइन कोर्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। देखो ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में दे रखा है, प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में दे रखा है, यहाँ पे डू देखिए लगा है ना, तो वी डू होप यू आर एंजॉइंग, तो यहाँ पे आर का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, यू एंजॉय दिस ऑनलाइन कोर्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट, तो यहाँ पे यू आर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो यू आर गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वी डू होप यू एंजॉय, ठीक है, वी डू होप यू एंजॉय दिस ऑनलाइन कोर्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड सब्स्टिट्यूट इन सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है, एक तरीके का एरर ही होता है ये भी। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स द बियर्स गो विदाउट फूड बाय नियरली टू 6 मंथ, क्या दे रखा है, नियरली टू 6 मंथ,
देखो जब भी सेंटेंस होता है तो उसमें जब भी हमें एग्जैक्टली टाइम नहीं पता होता है तो उसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते हैं बाई नियरली, क्या लिखते हैं, ऑलमोस्ट लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, ऑलमोस्ट लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द विंटर मंथ द बियर्स, ठीक है, मंथ्स द बियर, यानी कि जो सर्दियों के समय में जो भालू होते हैं वो बिना खाने के लगभग 6 मंथ के लिए चले जाते हैं, कहाँ, छुप जाते हैं या रह जाते हैं, क्योंकि इतनी बर्फ ही गिरती है। तो क्या हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट 6 मंथ यानी कि लगभग 6-7 महीने के लिए चले जाते हैं। तो फॉर ऑलमोस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टाइम था तो यहाँ पे वो बाई नियरली 6 मंथ, उसके नजदीक नहीं, लगभग होगा कि लगभग, तो लगभग क्या हो जाएगा, फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स के लिए वो लोग जो है क्या हो जाते हैं, बिना खाने पीने के विंटर सेशन में वो लोग गायब हो जाते हैं या छुप जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मेनी टेल्स इवोक द मेमोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। देखो बहुत सी कहानियां जो है वो जो स्मृतियां हैं, मेमोरी है, वो क्या है, अकबर और बीरबल के बारे में हमको याद रहती हैं या दिमाग में छपी रहती हैं। तो क्या है कि वो उनकी कैसी, पॉपुलस, पॉपुलस का कोई मतलब नहीं है, पॉपुलर हो सकता है, पॉपुलेटेड कोई मतलब नहीं, पॉपुलिस्ट नहीं, पॉपुलर कहानियां, उनकी बहुत सी पॉपुलर कहानियां जो थी वो हमारे दिमाग में आज भी उजागर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फिर यहाँ पे हमको ये एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें हमको ये खाली जगह दे रखी है, इसको भरना है। और हमने आपको हमेशा बताया है कि जब भी इस तरीके से दे रखा हो आप इसको थ्रू आउट एक बार में पढ़ डालिए। चलिए, वन डे व्हाइल द मैजिस्ट्रेट वॉज वॉकिंग अ मार्केट ही सॉ अ क्राउड आउटसाइड अ पोल्ट्री फार्म इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वॉज, लर्न दैट अ peasant had accidentally a heavy sack on the chicken it to death। अच्छा चलिए भाई, देखिए कि जो मजिस्ट्रेट थे वो एक ऐसे घूम रहे थे मार्केट में, उन्होंने एक भीड़ देखी जो पोल्ट्री शॉप यानी कि मुर्गियों की दुकान की थी। तो इंक्वायरी दैट, वहाँ के बारे में पता किया, क्या मैटर है। तो उन्होंने क्या सीखा, दैट द प्रेजेंट लर्न दैट द, उन्होंने देखा वहाँ पे कि एक्सीडेंटली, पीजेंट हैड एक्सीडेंटली, कि अचानक से एक्सीडेंट हो गया था, जो उसके जाल थे जिसमें मुर्गियों को रखा जाता था, जो जेल थी या कह सकते हैं कि जो जाल बनाया जाता है जिसमें मछली उनको रखा जाता है, तो वो एक्सीडेंटली क्या था, उसके ऊपर अ हैवी सैक ऑन द चिकन, वो उनके साथ ऊपर गिर गया था जिससे उसकी डेथ हो गई थी। ये पता चला था उनको, लगभग ऐसा मैंने अंदाजा लगाया है कि ये कह रहा है, बाकी जब फिल करेंगे तो पूरा आइडिया आ जाएगा। तो वन डे व्हाइल अ मैजिस्ट्रेट वॉकिंग अ मार्केट, तो कहाँ पे हो जाएगा, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए देखिए, तो अलोंग अ मार्केट नहीं, ओवर अ मार्केट, ओवर अ मार्केट तो नहीं हो सकता, इन अ मार्केट होता तो सही था। दो अ मार्केट, असाइड अ मार्केट, मार्केट से किनारे तो नहीं जा रहा था, तो दो यहाँ पे लगभग सही लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, द यहाँ पे कि फिल इन द जो ब्लैंक्स है इसमें फिल जो करना है क्या हो जाएगा, थ्रो हो जाएगा। अच्छा, वो मार्केट के माध्यम से जा रहे थे, अच्छा थ्रो हो जाएगा, मैं दो पढ़ रहा हूँ, दो नहीं होगा, थ्रो लिखा हुआ है, थारो जो जिसको जो जैसा बोलता है, देखिए मैं तो इसको थ्रो बोलता हूँ, थ्रो, तो THROUGH, इसका मतलब था के माध्यम से। ठीक है, तो वो क्या थे, वन डे व्हाइल अ मजिस्ट्रेट वाज वॉकिंग, जो मजिस्ट्रेट थे वो मार्केट के माध्यम से घूम रहे थे या मार्केट में जाने के लिए घूम रहे थे। ही सा क्राउड आउटसाइड अ पोल्ट्री फार्म, उन्होंने एक मार्केट में पोल्ट्री फार्म के सामने जो है बाहर भीड़ देखी। फिर क्या होता है कि दूसरे नंबर में क्या आ जाएगा, 22 नंबर में कि वेयर्स हाउ ऑन शो, तो क्या हो जाएगा, हाउ इंक्वायरी व्हाट ही मैटर्स नहीं, ऑन इंक्वायरी, इंक्वायरी पर पता चला कि क्या मैटर है। तो ऑन इंक्वायरी द मैटर वाज क्या हो जाएगा, चलिए आगे देखते हैं। द मैटर वाज कि मैटर क्या था, सी नहीं, ही नहीं, दे क्यों, क्योंकि जब वो होंगे तो वो अकेले थोड़ी ना होंगे, क्यों, ठीक है, और क्योंकि वहां पे भीड़ लगी थी ना, तो इसलिए दे यूज किया जा रहा है कि दे लर्न दैट पीजेंट हैड एक्सीडेंटली, ठीक, क्या था, पीजेंट हैड एक्सीडेंटली अ हैवी, पीजेंट हैड एक्सीडेंटली क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड नहीं, सेलेक्टेड से कोई मतलब नहीं था, ड्रॉप, हाँ गिर सकता था, पिक्ड नहीं, उठाया जाए नहीं जाएगा, फील्ड वो भी नहीं होगा, ड्रॉप्ड होगा, क्यों, क्योंकि वो गिरेगा तभी तो वो मर जाएगा। ठीक है, वो गिरेगा उसके ऊपर तभी तो वो मरेगा। एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड अ हैवी शैक ऑन अ चिकन
इट टू डेथ, चिकन, क्रीपिंग नहीं होगा, कवरिंग तो नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर बंद होते हैं, क्रशिंग, क्रम्बलिंग नहीं, क्रम्बलिंग तो ऐंठना होता है, नहीं, क्रशिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या था कि वो उसके ऊपर गिरा, जिसके ऊपर से वो क्रश मतलब टूट गया, टूटने की वजह से वो मर गया था। तो यहां पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर आप हिंदी में भी बता दिया करें। तो दोस्त देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए मैं भी यही कोशिश करता था कि हिंदी में ही इंग्लिश को पढ़ लिया जाए, बट दोस्तों देखिए होता क्या है कि अगर आप हिंदी में इंग्लिश को पढ़ेंगे तो आपकी गलतियां ज़्यादा होंगी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करने में काफ़ी गलतियां हो जाती हैं, बट अगर आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझ के करें तो आपकी गलतियां कम होंगी, ठीक है। चलिए 6 के बाद में देखिए ये फिर से वही पैराग्राफ था, ये मैंने इसको एक में मर्ज कर दिया था, तो इसलिए यहाँ पे ये देखिए अलग अलग थे तो इसलिए इसको मर्ज कर दिया था। तो ये 2 पेज बेकार हैं आपके लिए, इनका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब यहाँ से हमारी क्या स्टार्ट हो रही है, सामान्य जानकारी यानी कि जीएस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये देखिए सामान्य जानकारी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? अच्छा, धातुओं का गलनांक उच्च होता है, नहीं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, हाँ सुचालक होती हैं, कुचालक नहीं होती हैं, ठीक है। धातुओं में जैसे लोहा हो गया, ठीक है, और आप स्टील हो गया, इनमें क्या होता है, इनमें ऊष्मा ऊपर चढ़ती है, आप एक तरफ आग जला के रखिए, दूसरी तरफ धीरे धीरे हीट होता रहता है। आप जब चम्मच भगोने के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, चम्मच तो अंदर पड़ा होता है लेकिन जहाँ पे आप पकड़ते हैं वहाँ भी थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि धातुएं जो है वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। शीशा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं। शीशे में देखिए करंट नहीं जाता है, शीशे को आप गर्म कीजिए तो शीशा टूट जाएगा, लेकिन शीशा जो है दूसरे तरफ उतने अच्छे तरीके से, सर्वश्रेष्ठ लिखा हुआ है ना, तो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, हाँ जाता है, शीशा गर्म होता है, ठीक है, लेकिन पारा के बारे में तो आप ऐसा नहीं भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो ऐसे चांदी सबसे अच्छा जो है जो सुचालक होता है वो उसका होता है, ठीक है। बाकी अगर सबसे कम देखा जाए, जो ऊष्मा का जो सुचालक होगा वो सबसे कम में अगर देखा जाएगा तो वो शीशा निकल जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इसीलिए शीशे के गिलास में आपको दूध चाय वगैरह दी जाती है, जिससे वो, क्योंकि वो सबसे कम सुचालक होता है, क्योंकि धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे गर्म होगा। तो यहां पे आपका यही ऑप्शन गर्म मतलब गलत हो जाएगा। चलिए फिर लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था? देखिए ये पुराना क्वेश्चन है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने या सही गलत से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 129 था तब, क्योंकि देखिए पुराना पेपर है, ये 5 अक्टूबर का पेपर है शायद, एक सेकंड में चेक करके बताता हूँ आपको ये कब का पेपर है। ये शायद 5 अक्टूबर का पेपर है, हाँ एग्जैक्टली 5 अक्टूबर का ही पेपर है, और 5 अक्टूबर 2021 का। तो 2021 में 19 की आई थी, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सूचकांक हमेशा लास्ट में दिए जाते हैं, दिसंबर में, जनवरी फरवरी में हमको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इन्होंने पूछ लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इस तरीके के जो आपके सूचकांक वगैरह होते हैं ये आप जरूर देख के जाइएगा, आपको पेपर में देखने को एक जरूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पेपर में जो आपका पोर्शन आएगा जीएस का, तो वहां पे आपको 1-2 क्वेश्चन करंट के इस तरीके के देखने को मिलेंगे। चलिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश यदि घोषणा की तारीख से दिनों के भीतर भुगतान का दावा नहीं किया गया तो उसे अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित करना होता है। अच्छा देखिए, ये जो मैक्सिमम लिमिटेशन टाइम होती है कि इसके इतने दिनों के अंदर हमको जो है उसकी घोषणा करनी होती है, तो अगर ये होता है 1 महीने के अंदर, ठीक है, 1 महीने के अंदर आपको करना होता है। 1 महीना मतलब 30 दिन, आपके मोबाइल नेटवर्क पे मत चले जाइएगा 28 दिन पे, ठीक है। तो 1 महीना मतलब 30 दिन के लिए किसी कंपनी में 2013 के अनुसार ये कंपनी द्वारा घोषित लाभांश जो है प्रॉफिट, यदि घोषणा की तारीख से, जैसे जिस दिन आज उसने घोषणा की तो उसके 30 दिनों के भीतर भुगतान का दावा नहीं किया गया तो उसे अप्रदांत लाभांश खाते में आंतरित करना होगा। तो जिसको उसको देना है तो वो ट्रांसफर करना ही पड़ जाएगा, नहीं करेगा तो फिर उसके ऊपर जुर्माना हो जाता है, ठीक है। चलिए, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 द्वारा निर्धारित बच्चों की ओर से माता पिता को देय रुपए कि मासिक भरण पोषण राशि को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण संशोधन विधेयक 2019 द्वारा हटा दिया गया था। तो यानी कि उनको कितने रुपए दिए जाते थे? तो ये 10,000 रुपए दिए जाते थे। ये 2019 से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको छोड़िए, क्योंकि ये भी देखिए प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। जब लोग इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको उसमें करंट के यानी कि अभी के करंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए 80 नंबर देखिए, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में किस रियासत पर कब्जा कर लिया था?
ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, नवाब के कुशासन के बहाने, कि नवाब जो है यहाँ पे शासन नहीं कर पा रहा, वो बदतमीजी कर रहा है, सही से शासन नहीं कर पा रहा, तो उसको मतलब लोगों को बहकाया, और उस बहकावे में उसने क्या कर लिया था कि उसने अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो वो कहाँ का था, तो वो ये अवध के नवाब की बात कर रहे हैं। किसके नवाब की बात कर रहे हैं, तो ये अवध के नवाब। अवध क्या था, यही अपना लखनऊ वाला एरिया जो है, ठीक है, यूपी का एरिया, इसको अवध लखनऊ का ही एरिया जो कहा जाता था, तो लखनऊ की रियासत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय पे जो वाजिद अली शाह था, जो 1847 से 1856 तक रहा था, ठीक है, इसी को अवध का अंतिम नवाब भी कहा जाता है। तो 1856 में जो है अवध को ब्रिटिश ने, अवध के नवाब को जो था ब्रिटिश साम्राज्य ने हटा दिया था और उसे अपने में विलय कर लिया था, ठीक। चलिए फिर अगला देखिए, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं। देखिए सूर्य का प्रकाश वैसे तो हम देखते हैं तो सुबह नारंगी दिखाई देता है, शाम को नारंगी दिखाई देता है, दोपहर में हमको पीला पीला दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि सूर्य में प्रकाश में कई कलर होते हैं। बिल्कुल भाई, कलर तो कई होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए भाई कितने कलर होते हैं, उसने हमसे ये पूछा है, ठीक है। चलिए तो देखिए 2 होते हैं, 3 होते हैं, 7 होते हैं या 5 होते हैं। तो दोस्तों 7 कलर होते हैं जो कि रेनबो में होते हैं। वही आपको जब पानी के बाहर उसके माध्यम से निकलते हैं तो यही क्या होता है, तब ये जो है कलर हमारा 7 रंगों में बट जाता है। मतलब उसकी किरण जो है 7 रंगों में बट जाती है, जिसको हम लोग विवगोर बोलते हैं, BIVGOR। ये विवगोर होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है, एक तरफ से देखा जाए तो क्या होता है कि वायलेट और इटैलिक, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये ऐसे होते हैं। हिंदी में अगर बताया जाए तो लाल, पीला, हरा इधर से गिना जाता है, ठीक है। इधर से उल्टी तरफ से याद रखिएगा, विवगोर लिखा जाता है लेकिन इधर से गिना जाता है। रेड यानी कि लाल, जो है फिर लाल, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी और नारंगी, इस तरीके के 7 रंग होते हैं। बाकी आप गिनने, विवगोर याद रखिएगा, इससे आपको कलर गलतियां नहीं होंगी। चलिए फिर 82 नंबर देखिए। 82, निम्नलिखित में कौन सी अवधारणाएं बताती हैं कि सतत विकास को प्रगति की अवधारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। चलिए, सकल घरेलू उत्पाद नहीं, सकल तो होता है लेकिन वो राष्ट्रीय होना चाहिए था, और लेकिन यहाँ पे घरेलू नहीं होगा तो यहाँ पे आप घरेलू उत्पाद काट दीजिए। सकल राष्ट्रीय खुशहाली, निम्नलिखित में अब कौन सी अवधारणा बताए, सतत विकास को प्रगति की अवधारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए जो गैर आर्थिक पहलुओं के समान में। अच्छा, गैर आर्थिक पहलुओं की है प्रगति की अवधारणा, ठीक है। चलिए, तो सकल घरेलू उत्पाद मतलब नहीं है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय खुशहाली, सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी यहाँ पे नहीं हो सकता। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध नहीं, सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ये बिल्कुल सही होगा। देखो, जो सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी कि GNH, इसकी सूचकांक की अवधारणा क्या है कि सतत विकास को प्रगति की अवधारणाओं है तो एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर अधिकार जो आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। इस अवधारणा को जो है वो चौथे शासक जिम्मे सिंगमे वांगचुंग द्वारा 1972 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। इसमें 4 स्तंभ होते हैं, कौन कौन से, सतत और न्याय संगत सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक का संरक्षण तथा संवर्धन और सुशासन, ये 4 इसके स्तंभ होते हैं। चलिए फिर आगे बढ़िए, 83 नंबर देखिए। 83 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। तो कौन सी लिखी गई थी, चलिए, अ पैसेज टू इंडिया, ये तो कोई मतलब नहीं, ये तो 1817 की है ही नहीं, ये तो अभी जल्दी की थी। पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हाँ ये भी उसी है, तो खैर देखिए अंग्रेजी शासन के टाइम की ही थी। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया और द ग्रेट म्यूटिनी। देखो, जो अर्थशास्त्री जेम्स मिल थे, जेम्स मिल की मैं पुस्तक मुझे पता है, बाकी मुझे अभी इतना नहीं याद है कि ये कौन कौन से हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ये 1817 में जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ये जेम्स मिल जो थे तब लिखी गई थी 1817 में, इसको 1818 में प्रकाशित कर दिया गया था, ठीक है। इसमें जो है 3 जो भारतीय भारतीय इतिहास जो उसको 3 भागों में बांट रखा था, कौन सा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है 84 नंबर में, निम्नलिखित में कौन एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है। अच्छा चलिए देखिए, पीटर स्वीडलर, सादियो माने, बेरिक गेलफैंड, मैग्नस कार्लसन। देखिए ये शतरंज से हैं, और ये जहाँ तक पीटर सिडलर जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। 2 तो मुझे पता है, ठीक, तो 2 इनको तो आप ऐसे काट लीजिए, ठीक। फिर अब 84 नंबर में आते हैं कि
ये जो सादियो माने दे रखे हैं, ये सादियो माने जो हैं यही आपके पेशेवर जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये जो है जो सेनेगल की जो नेशनल टीम है उसके कप्तान रह चुके हैं। ठीक है, उन्हें अफ्रीका का 2019 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर भी चुना गया था। ठीक, तो सादियो माने हैं। ठीक, चलिए स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया है। इसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया था। किसने? यानी कि ये पूछा जा रहा है ये उस समय पे स्वदेशी आंदोलन के प्रेरित होकर इस तरीके की जो चित्र था वो किसने बनाया था। देखिए ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए इनके बारे में पूछा जाता है। अब निंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर या द्विजेंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो देखो ये अबिंद्रनाथ जो टैगोर थे यही आर्टिस्ट थे, इन्होंने भारत माता की छवि बनाई थी। ये याद रखिएगा, ये भारत माता की पेंटिंग के लिए ही फेमस थी, इसीलिए इनका नाम बहुत आता है। और ये पेंटिंग बहुत फेमस हुई थी, तपस्विनी आकृति में दिखाई थी इसलिए। तो ये पूछी जाती है हर पेपर में लगभग। चलिए 86 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बर्फ पोषित स्नोफेड नदी है? बर्फ पोषित नदी है, कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो बर्फ पोषित है, यानी कि बर्फ से ढकी हुई नदी है। ठीक है, चलिए देखिए फेड का मतलब एक तरीके से उसके ऊपर फेड का मतलब एक तरीके की आकृति भी होती, वो होता है क्या नाम, परछाई तरीके की, धुंधलीपन। ठीक है, तो बर्फ के वजह से धुंधली कौन है, जो बर्फ की उसी की वजह से धुंधली पूछी जा रही है कि कौन सी हो जाएगी। ठीक है, बर्फ पोषित यानी कि जैसे बर्फ आ जाती है नदी के ऊपर तो बर्फ नीचे का पानी नहीं दिखता है, ऐसे ही कौन सी ऐसी नदी है जो बहुत ज़्यादा गंदी धुंधली इस टाइप की है। तो देखो कावेरी, गोदावरी, नर्मदा और यमुना। अगर सबसे गंदी की बात करेंगे तो ये यमुना नदी सबसे आपकी गंदी नदी हो जाएगी, यानी कि स्नोफेड यानी नदी हो जाएगी, यानी कि जो धुंधली है जिसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है। 87 नंबर, चलिए वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में कौन सा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान अधिनियम, ईस्ट इंडिया शेयर लाभांश प्रतिदान अधिनियम, दासी प्रेस अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम। तो दोस्तों उस समय पे 1878 में दासी प्रेस अधिनियम जो था ये अधिनियमित किया गया था। ठीक है, और इसने लॉर्ड रिपन ने किया था इसको। लॉर्ड रिपन मैं आगे लिखे देता हूं, लॉर्ड रिपन कब किया था इसको ये भी मैं बता देता हूं। इसने किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं लिख देता हूं, आप इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए हाफिज या हफेज। ठीक है, सदी के कवि थे जिन्हें कविता संग्रह को दीवाने हाफिज के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सी सदी के थे? तो ये थे भाई आपके 14वीं सदी के। कौन सी? 14वीं सदी के कवि थे। ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको बहुत कुछ बताया जाए, बस आपसे यही क्वेश्चन है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, इतना MTS में पूछने का कोई मतलब था नहीं, लेकिन अगर पूछा गया है तो फिर भी मैंने आपको वहाँ पर उसका आंसर बता दिया। ठीक है, चलिए 89 नंबर देखिए। 89 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक नहीं है? पेटूनिया के फूल, ये तो क्षार संकेतक है। चल, लाल गोभी के पत्ते, जेरेनियम के फूल और अजवाइन के पत्ते। दोस्तों अजवाइन के जो पत्ते हैं वो क्षार संकेतक नहीं है, क्योंकि देखिए आपको कभी पेट में कोई समस्या है, आपका पेट दर्द हो रहा है, तो आप अजवाइन को थोड़ा सा लीजिए, उसमें काला नमक मिलाइए, गर्म पानी के साथ खा लीजिए, आपको थोड़ी देर बाद रिलैक्स मिल जाता है। ठीक है, तो वो अम्ल क्षार संकेतक नहीं है। ठीक है, उसके पत्ते बहुत अच्छी चीज़ होती है ये। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? चलिए, रसड़ा, मेसरा, श्रीरामपुर और हावड़ा। तो जो 1859 में कोलकाता की पहली जूट मिल लगाई गई थी वो रसड़ा में लगाई गई थी। ठीक है, 1859 में। ठीक है, चलिए 91 नंबर देखते हैं। वह भारतीय क्रिकेटर कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए थे? रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, MS धोनी। देखिए जो इस समय प्रेजेंट टाइम में इंडिया टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने ही अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए थे। बट इनका इतना कैरियर टेस्ट मैच में इतना अच्छा नहीं रहा है। ये वनडे में तो काफ़ी अच्छा करते हैं, लेकिन टेस्ट में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए 92 नंबर देखिए। लिखा हुआ है जिंक यानी कि Zn। ठीक, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? प्लस H2SO4। फिर क्या लिखा है? फिर यहाँ पे इसके बाद में क्या बन जाएगा? ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, तो ZnSO4 ये तो बन गया। तो ZnSO4 तो निकल गया, फिर बचा क्या यहाँ पे? ये H2O बचा ना, तो प्लस H2O यानी कि H2O को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं।
ठीक है। तो बस यहाँ पे खाली जगह में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। देखिए दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। तो इसीलिए देखिए अभी जब रेलवे की वैकेंसी आपकी जब ओपन हो जाएंगी, ये टेक्नीशियन और असिस्टेंट लोको पायलट का लिए एएलपी वाली, तो वहाँ पे मैं आपको जब साइंस पढ़ाऊंगा तो देखिए बिल्कुल मैं आपको ऐसी तरीके से एक्सप्लेन किया करूँगा। चलिए 93 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज नहीं, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम नहीं, इंडिया डिवाइडेड, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए जो राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी तो वो इंडिया डिवाइडेड, भारत डिवाइडेड यानी कि, तो इंडिया डिवाइडेड ये इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। खंडित भारत जिसको कहते हैं। चलिए, कुर्ग का कोडब समुदाय त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है। जो कुर्ग का कोडब समुदाय है वो त्योहार के दौरान किस मतलब कौन से त्योहार के दौरान जो है हथियारों की पूजा करता है? तो देखिए कौन कौन सा त्योहार दे रखे हैं यहाँ पे, थाई पुसम दे रखा है, भगोरिया दे रखा है, कैल पौध दे रखा है, मड़ई। तो दोस्तों एक कैल पौध नाम का ये लोग त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। कैल पौध त्यौहार के दौरान जो है इसमें हथियारों की पूजा की जाती है, ठीक है। और ये सितंबर महीने में मनाया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। और बाकी ये त्यौहार जो है ये आपका बुआई का जो मौसम होता है उसका अंतिम समय माना जाता है, अंतिम समय का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। 95 नंबर, पश्चिम बंगाल में बक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे से खतरा है किसके? हेमेटाइट खनन से, मैग्नेटाइट खनन से, डोलोमाइट खनन से, तांबा कॉपर या तांबा कॉपर के, तांबा यानी कि कॉपर के खनन से। तो किससे हो जाएगा? जो पश्चिम बंगाल में बक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र को जो है वर्तमान में चल रहा है किससे? तो डोलोमाइट खनन, क्योंकि बंगाल में डोलोमाइट का ही जो है खनन, वहाँ पे खनिज है, तो डोलोमाइट खनन से जो है वहाँ पे उसको नुकसान है। चलिए 96 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण होती है? अच्छा, टाइफाइड दे रखा है, मेनिंजाइटिस दे रखा है, कालरा दे रखा है, रेबीज। अच्छा नहीं होती है दोस्तों। देखिए भाई मैं सोचूं टाइफाइड भी पानी गंदा पानी पीने से होता है, मेनिंजाइटिस भी, कालरा भी, तो रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के, मेनली कुत्ते के काटने से, बाकी कई जानवर जो हैं ये रेबीज फैलाते हैं। चलिए, कामाख्या मंदिर में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो अगरतला, गुवाहाटी, इम्फाल और कोहिमा। तो कहाँ स्थित है? असम गुवाहाटी में स्थित है। जो कामाख्या मंदिर है वो असम गुवाहाटी में स्थित है। चलिए फिर देखिए, फिर यहाँ पे क्या दे रखा है? 98 में, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये जरूर ध्यान से देखिए दोस्तों, पढ़ लिया करिए, ये चीजें हम लोगों को गलत करा देती हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, कौन सा कथन गलत हो जाएगा? चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम वर्ष 1934 में अधिनियमित हुआ था। 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने यह केंद्रीय बैंक की स्थापना की संस्कृति जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक कहा गया। 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति ने भारत के लिए केंद्रीय बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के मुद्दे को भारतीय केंद्रीय बैंक के रूप में पुनर्जीवित किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1935 से परिचालन शुरू किया था। अच्छा भाई दोस्तों देखिए, 1935 से परिचालन तो शुरू किया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधिनियमित करने के बाद ही ये नियम जो है बैंक बना था। 1931, तो यार इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? 1929 में हिल्टन यंग कमीशन, अरे हिल्टन यंग कमीशन कहाँ था यार? 1929 में, ये गलत हो जाएगा आपका, यही गलत है इसमें, ठीक है। बाकी तीनों आपके ऑप्शन सही लिखे हुए हैं, ठीक। चलिए 99 नंबर में देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्यौहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है। कौन सी प्रजाति है जो ये त्यौहार मनाती है? मे दम में फी, डोल जात्रा, आली आई लियांग या मोपिन। तो मोपिन अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्यौहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ये जनजातियों पे फोकस जरूर कर लीजिएगा, हर पेपर में पूछी जाती हैं कि मोपिन अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक त्यौहार है, तो त्यौहार का नाम है मोपिन, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब को बनाया गया था? किसको बनाया गया था? प्लासी का युद्ध हुआ कब था? 1757 में हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई की थी और सिराजुद्दौला ने जो है इधर से, तो सिराजुद्दौला उसमें हार गया था, ठीक है। तो अंग्रेजों ने अपना एक, मतलब ये कह सकते हैं कि गुलाम, ये कह सकते हैं कि अपना एक
पिद्दू बैठा दिया था, जिसके नाम पे तो वो राजा रहता लेकिन काम सारे अंग्रेज अपने करवाते। तो उन्होंने किसको बैठाला था, उन्होंने मीर जाफर को बैठाला था। किसको बैठाला था, मीर जाफर को, ठीक है। और ये मीर जाफर कौन था, ये सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसी की मदद से अंग्रेज ने इस पे जो है जीत पाए थे, वरना ये लोग जीत नहीं पाते, ठीक है। तो कब हुआ था युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक है। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के विरुद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। किसकी वजह से हुई थी, मीर जाफर की वजह से हुई थी, क्योंकि उसने गद्दारी कर दी थी। मीर जाफर उसका सेनापति था और अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया था और बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला की जगह पे मीर जाफर को बना दिया था। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो भी लोग दोस्तों देखिए क्लास देख रहे हैं, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।